अरबों खरबों रुपए के फंड्स 2016 से अब तक जारी हो चुके हैं और 18 ऑपरेशन हो चुके हैं, एक भी ऑपरेशन कामयाब नहीं। आप साड़ियां आनियां ते जानियां देखो, साड़े कोल कम दा ना पूछो। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मियां गफ्फार साहब, जबकि शहर कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो हमारे साथ मौजूद होंगी। नाज़रीन, जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की जो पेशगोई की जा रही है उस पर, लेकिन मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो आप ये भी देखें कि इसके बाइस कई बीमारियां जन्म ले रही हैं, लोगों को रिहाइश के मसाइल दरपेश हैं, कहीं महंगाई सर उठा रही है। सलमान आबिद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आप मुझे बताएं कि हुकूमत वक्त क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्या होगा सबका? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इस तरह का शदीद तरीन सैलाब आए और ये तवक्को करना कि हुकूमत 100% शफाफियत के साथ काम कर सकेगी, उसका इम्कान कम होता है। हुकूमती हवालों से, हुकूमती इदारों के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जहाँ हमें खामियाँ देखने को मिलती हैं और जो अभी भी हम देख रहे हैं। एक बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि एक सैलाब एक उस मुसीबत बनकर आता है, फिर उस सैलाब के नतीजे में जो मसाइल पैदा होते हैं, यानी आप बेघर हो जाते हैं, आपका साजो सामान लुट जाता है, आपके यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, खुराक का बुरहान और दीगर तमाम चीज़ें जो पैदा होती हैं वो और ज़्यादा लोगों के अंदर मसाइल पैदा करती हैं। अब इसमें हुकूमत ने कुछ इक़दाम तो उठाए हैं, NDMA ने, PDMA ने, DDMA ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद ये इक़दाम नाकाफ़ी हैं क्योंकि लोग तो नाला नज़र आते हैं, लोगों को लगता है कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिल पा रही, मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, महंगाई का एक नया रेला जो है वो सामने आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर होती है कि हमारे हालात ठीक नहीं है। और अभी मसला पंजाब से निकला तो जनूबी पंजाब की तरफ जा रहा है, जनूबी पंजाब से फिर ये सिंध की तरफ दाखिल हो रहा है, उससे पहले KPK के हालात जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस सैलाब की वजह से, और इसने पाकिस्तान के पूरे इंतज़ामी ढांचा जो है इन इलाकों का उसको भी तबाह किया है। और ये जो ख़ास तौर पे जो फूड का क्राइसिस पैदा होगा, जो खुराक का बुरहान आने वाले दिनों में पैदा होगा, जो गंदम जो है ख़राब होगी, जो आटा जो है वो आपने देखा कि किस वक्त कहाँ शॉर्टेज हुई है, उसमें अभी भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ सबको एक पेज पर होना चाहिए था वहाँ सबके सब अपने अपने पेज पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस वक्त का अलमिया मैं कह सकती हूँ कि है। लेकिन जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इतनी अजीबो गरीब दगरगूं सूरत हाल है, तो ऐसे में हम देखते हैं बेरोज़गारी भी है, गुर्बत भी है, तबाहकारियाँ भी हैं, परेशानी भी है, और कहा यह जाता है कि जब ये सारी चीज़ें मिलकर एक जगह पर पाई जाएं तो फिर वहाँ पर डकैतियाँ, वारदातें और जराइम बढ़ जाते हैं। मैं चाहती हूँ मियां गफ्फार साहब आप मुझे बताएं, कल सखर मुल्तान मोटरवे पर एक वाक़या पेश आता है जहाँ कच्चे के डाकू एक बस को रोककर वहां पर कार्रवाई डालते हैं, यहाँ तक के लोगों को साथ भी लेकर चले जाते हैं यरगमाली बना के। मुझे बताएं कि ये हम किस जानिब जा रहे हैं, क्या हम इसको किसी तरह कंट्रोल कर पाएंगे? कच्चे के डाकुओं को भी कभी कोई लगाम डाल सकेगा? देखिए जी, कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार इतने मजबूत हैं कि कभी भी कोई लगाम नहीं डाल सकेगा। डाकू कुछ भी नहीं है, उनके जो पथारेदार हैं, जो उनको बचाने वाले हैं, वो बहुत मजबूत हैं और वो हर मुकाम पे और हर जगह पे वो बैठे हुए हैं। और ये दूसरी बात है, जब इसकी डिजाइनिंग हुई थी, इसका जब मास्टर प्लान बना था इस मोटरवे का, तो ये कहा गया था कि इसको सक्कर से जो रहीम यार खान सक्कर जो सेक्शन है इसको दरिया से हट के गुजारा जाए, लेकिन वहां दानिस्ता ये एक गलती की गई। अब ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे इन्होंने सोचा ये बंद बन जाएगा, अब वो आराम से कच्चे के इलाके से आते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं। ये डाकू कंट्रोल से बाहर है। पिछले दिनों जिन्होंने 5 पुलिस वाले वहां पे शहीद किए हैं, उसके बाद 2 दिन पहले इसी इंदड़ गैंग ने, जो कि सिंध और पंजाब की सरहद में बैठा है, कुछ सिंध में है कुछ पंजाब में, उन्होंने बाकायदा DPO जो है वहाँ के रहीम यार खान को उन्होंने बाकायदा वार्निंग दी और उन्हें धमकी दी है वॉइस मैसेज के ऊपर। तो ये तो सूरत हाल, कंट्रोल किसी का भी नहीं है वहाँ पे, और ये आर्जी होता है। और आप अगर कहीं रिकॉर्ड निकलवाएं, अरबों खरबों रुपए के फंड्स 2016 से अब तक जारी हो चुके हैं और 18 ऑपरेशन हो चुके हैं, एक भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। और दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा एतराज और क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जिस वक्त ये हमेशा ये गंदम की जब कटाई शुरू होती है, जब गंदम पक जाती है, और उन लोगों का रोजगार सिर्फ गंदम है, क्योंकि बाकी जो फसलें हैं वो काश्त इसलिए नहीं हो सकती कि सैलाबी पानी आ जाता है। गंदम एक फसल है, जब वो एक फसल भी जो रेड की आड़ में या ऑपरेशन की आड़ में
थ्रेशर लगा के और हार्वेस्टर लगा के उखाड़ के उनकी फसलें जब ले जाई जाएंगी तो उनके पास डकैती के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। Exactly. तो हमें जनरल और एक बहुत वसी पैमाने पे सोचना होगा और उनकी आबादकारी के लिए कुछ करना होगा ताकि ये डकैतियां खत्म हो सकें। मियां गफ्फार साहब, जहां पर एक जानिब मौसमियाती तब्दीली को हम इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली आ गई, तबाहकारी फैल गई, गुर्बत हो गई और उसके बाद ये वारदातें लोग डालने पर हमें मजबूर दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ को तो किसी भी तरह पर कोई भी एज हासिल नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इदारों की नाअहली भी हमें दिखाई दे रही है। इदारों ने भी तो अपना काम करना था ना, जिन्होंने नहीं किया। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि PDMA किधर है, NDMA किधर है? लेकिन अभी मैं उनकी जानिब से देख रही हूँ कि अलर्ट जारी किया कि आगे बारिशें हो रही हैं, मगर ये पहले किधर थे? दुरुस्त कह रही हैं काबिल एहतराम मुनीज़े। आपके सवाल के जवाब को 2-3 हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगा। पहला हिस्सा तो इसका आप ज़रा गौर फरमाएं कि ये जो मूसलाधार बारिशें हैं, सैलाब है, 13 लाख एकड़ अराजी और 35 लाख अफराद जो है इससे मुतासर है। यानी इसका देखें कि कितना हैवी है, कोई आम सैलाब नहीं है। नंबर 1, इसमें कपास की 47,000, चावल की 1 लाख, गन्ने की 109 एकड़ अराजी, एक लंबी तफसील है, मेवे की 310 एकड़ अराजी। ये सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हुई हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये दुरुस्त है ये कहना कि फौरी ये कुदरती आफत है और अदारों की नहली की बात की जाए, कुदरती अवामिल की बात की जाए, अदारा जाती नहली या कमज़ोरी है, पॉलिसी मनसूबा साज, ये तमाम चीज़ें ये लैक हुई हैं, ये बात दुरुस्त है, इस पर और बेहतर होना चाहिए। और इस पर अगर आप गौर करें तो मैंने इस सिलसिले में जो पंजाब हुकूमत से कहा कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने मुझे जो फिगर दिए हैं उनके मुताबिक 71 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि जारी किए हैं, फौरी और अवाम में तकसीम हो रहे हैं। सूबा भर में 415 रिलीफ कैंप, 466 उन्होंने तिब्बी कैंप क्या है, 1.8 मिलियन अफराद और 1.34 मिलियन मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए हैं। और अगर बात की जाए इस सारी चीज़ की तो आप ये गौर करें कि इस वक्त बिलावल भुट्टो कसूर में, मरियम नवाज गुजरात में बहुत बड़ी आफत है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप फिक्र ना करें कि इस वक्त जो हुकूमत है जिस तरह काम कर रही है वो बहुत बेहतर अंदाज में आने वाले दिनों में आप भी तारीफ करेंगी। और आखिरी 2 लाइनें, आप भारत की मिसाल ले लें, भारत में भी जो तबाही हुई है इससे ज्यादा लाखों एकड़ वहां भी तबाही हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पंजाब और सिंध में बेहतरी होगी। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन शहजाद भट्ट साहब जो आप कह रहे हैं ना कि मैं तारीफ करूंगी, मैं नहीं तारीफ करने वाली, वो इसलिए क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जो उसके क्योर पे पैसे लगा रहे हैं ना, अब अगर आपने प्रिवेंशन पे लगाए होते तो शायद इतने पैसे ना लगते जितने आप मुझे बता रहे हैं। सायरा बानो, आप मुझे बताएं, इमदाद के नाम पे बड़ी बड़ी रकम मौसूल हो रही है और मैं देख रही हूँ कि सिंध में कुछ काम किया जा रहा है, उसको लेकर बीमारियों के हवाले से भी किया जा रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर भी किया जा रहा है, प्रिवेंशन पर भी किया जा रहा है, लेकिन आप बताएं कि क्या आप उसे ऑन ग्राउंड होता हुआ देख रही हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है मजीद बारिशें सिंध की जानिब आ सकती हैं 7 से 9 सितंबर के दरमियान, यानी इस वीकेंड पे। बताएं आपके पास क्या खबर है? अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े, ये तो रोजगार है हमारी सिंध सरकार का। सुपर फ्लड की हम सोच के बैठे हैं कि सुपर फ्लड आएगा। 2022 में जो सैलाब आया और उसके बाद आपने देखा होगा कि इतने जो इमदाद मिली, ये हुआ, वो तो मुझे ग्राउंड पर नजर नहीं आए। वो जो लोग बदहाल थे वो बदहाल ही थे। मैं अभी गांव से होकर आई हूँ और जो इतने प्रिकॉशंस लेने थे वो हम लोगों ने खुद से लिए और लोगों को मतलब अवेयर कर रहे हैं। आपके ही प्रोग्राम में बात हुई थी या किसी और प्रोग्राम में बात हुई थी कि ये हमने राब्ता किया है, ये DC का या जिस तरह भी ये DDMA का काम है कि जो लोग जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो असेंबली या ऐवानों में है या नहीं है, उन सबको आपने एक जगह लेकर आना है और आपने पूछना है, आपने हमसे भी राय लेनी है कि अच्छा खुदा ना खास्ता ये आफत आ गई तो मैं अपने एंड पे क्या कर सकती हूँ और जो उस वक्त असेंबली में बैठा हुआ वो अपने एंड पे क्या कर सकता है। तो ये बातें हैं। एक शैंक बंद है, वो बेसिकली दरियाए सिंध का 2 मील का टुकड़ा है। वो हर सैलाब में, हर बारिशों में उसके ऊपर खड़े होकर एक तकरीर भी हो जाती है और उसके बाद कहा कि उसके फंड दिए हुए। फिर आपने कल प्रोग्राम देखा होगा, उन्होंने कहा हाँ पुश्ते वैसे तो मजबूत है लेकिन खुदा ना खास्ता इतने क्यूसिक पार नहीं गुजरा तो फिर पुश्तों का पता चलेगा। क्यों? जो आपने अपने वो क्या कहते हैं कि गांव में उन कच्चे के इलाकों में घर बनाए हुए, तो फिर उसके पुश्ते भी क्या इतने कमजोर हैं? सेक्रेटरी इरिगेशन है यहाँ पर सिंध के, गरीब खोड़ो, उन्होंने एन बीच में जो दरिया की गुजरगाह है उसमें उनका महल नुमा फार्म हाउस बना हुआ है।
गरीबों को तो आप उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये इलाका खाली करो। कोई अपना घर बार छोड़कर, अपने जानवर छोड़कर, जो होना चाहिए था, जो वो कहते हैं ना कि अगर थिंक टैंक या इनके पास कोई ब्रेन होता तो ये जो हर दफा तबाही होती है वो ना होती। और अभी भी जो इकदाम करने के थे वो वैसे नहीं कि भाई आप जो फ्लड रिलीफ कैंप है आप अभी से कायम कर दें, आप जानवरों के चारे का बंदोबस्त करें, आप लोगों को बताएं कि सारे लोग तो कश्ती वगैरह या जिस तरह खुदा न खास्ता आया तो आ सकते हैं, अगर किसी के पास 5-6 जानवर है होना चाहिए। लेकिन भट्ट साहब की जुबान में ही है कि भट्ट साहब साड़ियां आनियां ते जानियां देखो, साढ़े को कम दना पूछो। हम इधर से चलेंगे, हम एक सूबे में जाएंगे, दूसरे सूबे में जाएंगे, एक जिले में जाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने दिल पर मत ले लीजिएगा। ये चल रहा है और आपने कहा ना कि ये एहतियात इलाज से बेहतर है। हाँ जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो बिल्कुल सही है कि जिस वक्त आप सोए हुए हम सुकून से बोल रहे हैं अभी 5 दिन लगेंगे, गुड्डू तक आने में 5 दिन लगेंगे और ये होगा वो होगा। मुराद अली शाह साहब अलग फिगर दे रहे हैं, चेयरमैन एनडीएम में, जिनको अभी जरा एक थोड़ा सा हुआ है और अब वो जागे हैं। मुनीसे 2022 से लेकर 2023 तक जो अवाम में पैसा बांटा है, 1.5 साल में मैं वो हिसाब नहीं ले सकी, मैं वो इनसे लिस्टें नहीं ले सकी कि मुझे बताएं कि लोगों को आपने पैसा बांटा है, उसको कोई कुछ तो कागजी होगा। सायरा जी, आप वो लिस्टें जरूर लें, अगर आपको वो लिस्टें फराहम करें तो जरूर लें और हमें भी दें, ताकि हमें भी तो पता चले कि जो इमदाद के नाम पे पैसा आता है वो लगता किधर है, वो जाता किधर है। अभी पंजाब में तो जहां जहां पैसा लगा वो भट्ट साहब ने बताया। भट्ट साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? शुक्रिया मुनीज़े। देखें, काबिल एहतराम सायरा जी फरमा रही हैं, इतनी वडेरे की बीवी सायरा बानो, रुकने सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, वहाँ पर पूरा असर रसूख, कहती है मैं हिसाब नहीं ले पाई। मुनीज़े ये नहीं ले पाए तो हाँ, पर मैं क्या ले पाएंगे? और जिम्मेदार कौन है? जो पैसे बांटे हैं ये साफियों ने खाए हैं, ये किसी ने खाए हैं? ये सियासतदानों ने खाए हैं। सायरा जी क्या कह रही हैं? ये कह रही कि हिसाब नहीं, जैसे कि मैं कौन सा घर में बैठ के उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रही हूँ कि हिसाब ले। मैं कमेटी की चेयरपर्सन थी, आपका एनडीएमए का चेयरमैन जो है 2 दफा बुलाने पर नहीं है, तीसरी दफा मैंने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया और जो लेटर लिखते हैं कि हथकड़ियां लगवा कर लेकर आए, वो मैंने बुलवाया था, मगर वो कोई दूसरी कहानी। सेक्रेटरी आपके जो पीडीएमए का टोला बैठा हुआ था, उनकी पूरी कोशिश थी कि उन लोगों को बचाया जाए। यहाँ पर आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो इस पर फिर आपने रिजाइन किया था या खामोश हो गई थी? क्या हुआ था? ये 5 साल मैं नहीं थी, ये जाते जाते 2023 के एंड में मैं चेयरपर्सन बनी थी। 6-8 महीने थे, 8-10 महीने थे, ठीक है। और फिर वो जब तक वो फिर असेंबली। सायरा जी, आप जो बात करिए ना, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोग सिर्फ मुद्दा उठा सकते हैं, उस पर होना क्या है वो तो ये इक्तदार में बैठे हुए लोग ही बेहतर बता सकते। हम तो ये कह देते हैं भारत की आबी जारहियत है, भारत ने पानी छोड़ दिया, कुदरती आफत आ गई, लेकिन इन सब के बावजूद हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उनका एहतसाब करेंगे? क्या हमारे ऐवान में बैठे हुए हुक्मरान उनसे पूछेंगे